नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं कोई भी सूचना होता है उसको तत्काल में लेकर आता हूं, और एक बेहद ही खुशखबरी वाला आप लोगों के लिए है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एएसआई और एएसआई के पद के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और वह नोटिफिकेशन जैसे ही आया है वैसे ही मैं वीडियो बनाने के लिए आ गया हूं। तो आइए हम लोग उस वीडियो को के बारे में जिक्र करते हैं, उस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में। और अभी आप लोगों को मालूम है कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती आई थी 60,244, और यह भी वैकेंसी है, यह देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ आजकल युवाओं पर ज़्यादा मेहरबान हैं। और यह देखिए दिसंबर 2023, और यह ऑफिशियल साइट है, इस पर जाएंगे तो आपको यह समस्त जो नोटिफिकेशन है यह पूरा आप लोगों को मिल जाएगा इसी पर। आइए हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन से पद हैं। पहला जो पद है उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय विभाग से यह निकला है। दूसरा जो है वह आपका उत्तर प्रदेश सहायक उप निरीक्षक एएसआई का है, यह लिपिक का पद है। और तीसरा जो है पद वह उत्तर प्रदेश सहायक उप निरीक्षक लेखा है, ऑडिटर का पद है, और यह सीधी भर्ती है 2023 के लिए। आइए उसी संदर्भ में हम पुरुषों और महिलाओं के संदर्भ में जिक्र कर लेते हैं, पे स्केल की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक जो है वह गोपनीय का जो पे बैंड है वह आपका 9300 से लेके 34,800 तक है। इसमें जो अध्याचन पदों की संख्या है वह 268 आई हुई है। और पुलिस सहायक उप निरीक्षक का जो लिपिक का है इसमें आपका 449 पद आया है। और अगर पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा की बात की जाए, और यह तीनों जो पद हैं यह ग्रुप सी की वैकेंसी है, और इसमें जो पद है यह 204 पद है। टोटल पदों की संख्या जो है वह 921 है। और आइए हम लोग रिजर्वेशन के तहत देख लेते हैं। और यह जो आपको रिजर्वेशन जो है वह उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं निवासी हैं उनके लिए है। सबसे पहले हम अनारक्षित वर्ग की बात कर लें तो यह उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो अदर स्टेट के लोग हैं वह भी यह भर सकते हैं, उनके लिए टोटल 114 पद हैं। यदि वहीं पर हम बात करें और यह देखिए यह गोपनीय विभाग का है, जो यह 268 पद है उसी में से यह अलग अलग डिवाइड किया गया है। और जो ईडब्ल्यूएस हैं उनका 25 पद है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग का 71 पद है। 71 पद कम नहीं होता और 114 पद कम नहीं होता है, आप लोग जी जान से लग जाइए। और एससी वर्ग का जो है वह 54 पद है। और एसटी का जो पद है अनुसूचित जनजाति का वह 4 पद है। टोटल पद जो हैं वह आपके 268 पद हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं। वहीं बात कर लेते हैं लिपिक वर्ग जो सहायक उप निरीक्षक हैं उनका। अनारक्षित वर्ग में इसमें पदों की संख्या जो रखी गई है वह 186 रखी गई है। वहीं ईडब्ल्यूएस के पदों की जो संख्या रखी गई है वह 43। ईडब्ल्यूएस उन्हीं कैटेगरी को लाभ मिलेगा जो यूपी के निवासी हैं। और अन्य पिछड़ा वर्ग 120 पद है। और वहीं एससी की अनुसूचित जाति की बात की जाए तो वह 93 पद है। और अनुसूचित जनजाति की पदों की संख्या 7 है। टोटल जो इस पद में है वह 449 है। यहीं वहीं लेखा हम लोग लेखा पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा की बात करें तो इसमें अनारक्षित वर्ग में टोटल पदों की संख्या जो है वह 88 है। और ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो उनके लिए पदों की जो संख्या रखी गई है वह 19 रखी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग की यदि बात की जाए तो उनको 53 पद रखे गए हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो 42 पद रखे गए हैं। और अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो 2 पद रखे गए हैं। टोटल पद जो हैं वह 204 पद हैं। आइए हम लोग इसके डेट के बारे में महत्वपूर्ण देख लेते हैं। यह पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। आवेदन शुल्क जमा कब से प्रारंभ होगा, उसकी तिथि जो है वह 7 जनवरी है। तो आप लोग नए साल को खूब एंजॉय कीजिए। एंजॉय करने के बाद
उत्तर प्रदेश की साइट पर आप जाकर पुलिस प्रमोशन बोर्ड की यह फार्म 7 जनवरी से भरना चालू हो जाएगा और आप लोग इस फार्म को ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तारीख है, यह महत्वपूर्ण तारीख होती है, यह 28 जनवरी है। और आवेदन समायोजन एवं आवेदन में संशोधन, अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपके आवेदन में कोई त्रुटि हो जाता है तो उसको आप 30 जनवरी तक इस प्रक्रिया में सुधार कर सकते हैं। वहीं एक और महत्वपूर्ण चीज़ शुल्क की को देख लेते हैं, तो यह शुल्क जो है वह 400 रुपये आपका कटेगा, जो कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI के थ्रू कट जाएगा। आइए हम लोग अर्हता की बात कर लेते हैं। तो इसमें आइए हम लोग अर्हता की बात कर लेते हैं। अर्हता सबसे पहले वह भारत के नागरिक हों। और आइए अगले पेज पर हम चलते हैं। तिब्बती शरणार्थी भी इस फार्म को भर सकते हैं जो 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आए हैं, जिनके पास ऐसा प्रमाण पत्र हो, और भारतीय ओरिजिन के ऐसे व्यक्ति जो अस्थायी निवास करते हैं से अभिप्राय है पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी, केनियाई, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, पूर्ववर्ती जिसको तंगानिका या जांजीबार के नाम से वहाँ से जो प्रव्रजन किए हैं उनके लिए है। और शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो इसमें शैक्षिक योग्यता जो है किसी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक की उपाधि या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता। फिर वहीं अगर दूसरी चीज़ देखी जाए तो आपको टाइपिंग के लिए कहा गया है वह 25 वर्ड हिंदी में जो टंकर हो वह स्क्रिप्टेड कीबोर्ड पर है। और फिर उसके बाद कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट या अंग्रेजी के लिए है। वहीं अगर न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी की आशुलिपिक भी चाहिए इसमें। और हम लोग आगे देखते हैं, भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी जिसे नीलेट भी कहा जाता है या डोएक जिसका पूर्व नाम था, उसके द्वारा ओ लेवल, यह ध्यान दीजिएगा आप लोगों को, इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसमें ओ लेवल भी मांगा है। और वहीं पुलिस सहायक उप निरीक्षक जो लिपिक है इस पद के लिए देखा जाए तो इसमें भी आपका ग्रेजुएशन यानी स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। साथ में आपका 25 शब्द प्रति मिनट गति से हिंदी का टंकर हो और 30 वर्ड प्रति मिनट अंग्रेजी में आपके पास टंकर आपको आए यानी टाइपिंग आए। आइए हम लोग आगे चलते हैं। और डोएक यानी नीलेट जो पहले जिसको डोएक के नाम से जानते थे उसकी कंप्यूटर की ओ लेवल की आपके पास परीक्षा उत्तीर्ण किए हों, आप इसके योग्य हैं। वहीं अगर लेखा के पद की योग्यता की बात की जाए तो इसमें वाणिज्य में स्नातक या लेखा शास्त्र में परास्नातक डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष। और इसमें दूसरा हम लोग अर्हता देख लेते हैं, कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट हिंदी टंकर मांगा है। और फिर उसके बाद आपका ओ लेवल आपका मांगा है या योग्यता हो गई। अब हम लोग इसके अधिमान योग्यता के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अगर आपके पास अधिमान योग्यता है तो एक ही कैंडिडेट आ गए दो तो उसमें से जो इनके पास ये अधिमान योग्यता रहेगा उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। तो यहाँ देख लीजिए डोएक और नीलेट उच्च प्रमाणीकरण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन या प्रौद्योगिकी स्नातक की उपाधि या इससे उच्च अर्हता प्राप्त। अगर यदि आपके पास ये योग्यता है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक, अगर आपके पास लॉ किए हैं, LLB किए हैं तो भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आप प्रादेशिक सेवा में कम से कम 2 वर्ष का आप सेवा दिए हों तब भी आपको इसमें
छूट दी जाएगी। वहीं चौथा देखा जाए तो एनसीसी राष्ट्रीय कैडर कोर में अगर बी सर्टिफिकेट आपके पास है तब भी आपको छूट दी जाएगी। आइए हम लोग आयु की बात कर लेते हैं। तो आयु जो आपकी गणना होगी वह 1 जुलाई 2023 से 21 वर्ष आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से कम ना हो, यानी इस दिन आप अपने डेट ऑफ बर्थ को इसमें से निकालेंगे तो वह 21 वर्ष से लेके 28 वर्ष के बीच में हो। और यदि उसे हम कैलेंडर वर्ष के रूप में देखें तो 1 जुलाई 1995 से लेके 1 जुलाई 2002 के बाद नहीं होनी चाहिए। आइए हम लोग भर्ती प्रक्रिया के बारे में जिक्र कर लेते हैं। भर्ती प्रक्रिया की नियमावली जो है यह 2015 की नियमावली है, उसी के आधार पर यह परीक्षा कराई जाएगी भर्ती प्रक्रिया। और इसके जो सही आवेदन पाए जाने पर 400 अंकों का इसमें ऑनलाइन नंबर का पेपर होगा, जिसमें कुल 200 प्रश्न होंगे, यानी पर प्रश्न जो होगा वह 2 नंबर का होगा। और यह प्रश्न समयावधि जो होगी वह 2.5 घंटे की होगी। और इसमें 4 वर्गों में इसे 4 विषयों में डिवाइड किया गया है। और यह एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का यह प्रश्न होगा। पहला इसी क्रम में देख लेते हैं जो 4 पार्ट बांटे गए हैं। पहला जो होगा वह सामान्य हिंदी / कंप्यूटर ज्ञान होगा, यह 100 अंक का होगा, यानी इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। दूसरा देखा जाए सामान्य जानकारी या समसामयिक विषय, यह जो होगा वह आपका 100 अंक का होगा। वही संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा की बात की जाए तो यह 100 अंक के होंगे और यह 50 क्वेश्चन, यह भी 50 क्वेश्चन होंगे। मानसिक अभिरुचि परीक्षा एवं बुद्धि लब्धि तथा तार्किक अंक जो होंगे यह आपके 100 अंक के होंगे, यानी यह भी 50 क्वेश्चन होगा, यह भी 50 और यह भी 50, यह भी 50। टोटल जो होंगे वह 200 क्वेश्चन होंगे और अंक जो होगा यह 400 अंक होगा। यह आप लोग ध्यान दीजिएगा। लिखित परीक्षा प्रत्येक विषय में 35% जो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, मान लीजिए 4 स्टेप में या 5 सेशन में परीक्षा होता है, तो उस परीक्षा में क्वेश्चन के पैटर्न के आधार पर हार्ड आया, इजी आया, तो उसको नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो उसके आधार पर जब किया जाएगा तो 35% प्रत्येक विषय में, जो यह विषय है इसमें 35% प्रत्येक में, और कुल प्रतिशत का 40% नॉर्मलाइजेशन प्राप्त करने में विफल जो अभ्यर्थी पाए जाएंगे वह इसके पात्र नहीं होंगे, मतलब आगे वह क्वालिफाई नहीं किए जाएंगे। और कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली के द्वारा होगा, यानी CBT का एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और लिखित परीक्षा एक ही दिनांक में एकल पाली अथवा एक से अधिक, अगर मान लीजिए बच्चे ज़्यादा हो गए तो अगर कम बच्चे हुए तो एक ही पाली में कराई जाएगी, अथवा विभिन्न पालियों में और विभिन्न दिनांकों में यह परीक्षा कराई जाएगी। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देख ली जाती है शारीरिक मानक परीक्षण, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, PST है। पुरुष वर्ग की बात की जाए तो इसमें सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए, यह ध्यान दीजिएगा, पुरुष वर्ग के लिए जो हाइट मानक है वह न्यूनतम 163 सेंटीमीटर है। और अनुसूचित जनजाति पुरुष वर्ग के लिए यह न्यूनतम जो हाइट है वह 156 सेंटीमीटर है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अगर चेस्ट की बात की जाए, सीना की, तो सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए जो चेस्ट है वह न्यूनतम सीना 77 सेंटीमीटर बिना फूले और कम से कम आपका 82 सेंटीमीटर फुलाने के बाद, यानी कि आप समझ लीजिए 77 मिनिमम मांगा है और 82 फुलाने के बाद, यानी कि आपका टोटल 5 सेंटीमीटर कम से कम आपका चेस्ट फूलना चाहिए। यदि अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो इनके लिए 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए हैं और 80 सेंटीमीटर जो है वह फुलाने पर, यानी कि 75 से लेके
80, यानी इतना मिनिमम होना चाहिए और इतना कम से कम आपका फूलना चाहिए जिससे आप क्वालिफाई करेंगे। अगर इसका अंतर आप देखेंगे तो +5 सेंटीमीटर आपके चेस्ट फूलना चाहिए। वहीं महिला वर्ग अभ्यर्थियों की बात की जाए तो न्यूनतम शारीरिक मानक जो है वह सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो हाइट है वह 150 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की बात की जाए तो इनकी हाइट जो न्यूनतम है वह 145 है, 145 सेंटीमीटर। यदि यहीं वज़न की बात की जाए तो वज़न 40 केजी मिनिमम महिलाओं के लिए होना चाहिए। आइए हम लोग आगे देखते हैं क्या लंबवत आरक्षण की बात की जाए तो लंबवत आरक्षण जैसे आप जानते ही हैं, यूआर हो गया तो यूआर तो ओपन है। फिर उसके बाद देखा जाए ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, यह जो होता है यह लंबवत आरक्षण के तहत आता है। अगर इसी के ओबीसी में फ्रीडम फाइटर या अन्य लाभ उन्हें मिल रहा है तो आपका हॉरिजॉन्टल होता है। अनुसूचित जाति की बात की जाए तो इनके लिए जो सीटों का रिजर्व रखा गया है वह 21% रखा गया है और इनकी आयु सीमा में जो छूट रखी गई है वह आपकी 5 वर्ष रखी गई है। तो आपको पहले ही बतलाया जा चुका है 21 वर्ष से 28 वर्ष रखा गया है। अगर 28 में 5 वर्ष जोड़ देंगे तो इनकी आयु जो होनी चाहिए वो 33 वर्ष मैक्सिमम होनी चाहिए। वहीं अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो इनको भी 5 वर्ष का छूट दिया गया है, यानी कि इनकी भी आयु जो मैक्सिमम होनी चाहिए वह 33 वर्ष होनी चाहिए। वही अन्य पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो इनका भी आरक्षण 27% है और 27% में 5% की अगर 5 वर्ष की अगर छूट जोड़ी जाए तो यह भी आपका 33 वर्ष आ जाएगा। और यह जो निर्गत प्रमाण पत्र है और जिनके द्वारा मान्य है वह समक्ष अधिकारी दिए गए हैं। वहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को देखा जाए तो इनको 10% का आरक्षण दिया गया है, जबकि इनको कोई भी इनको आयु में छूट नहीं दी गई है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। यह क्षैतिज आरक्षण है। क्षैतिज आरक्षण का जैसे मैं बतलाया कि रिजर्वेशन के अंतर्गत जो रिजर्वेशन है उसकी बात की जा रही है। स्वतंत्रता सेनानी जो फ्रीडम फाइटर हैं, स्वतंत्रता सेनानी की बात की जाए तो इनको 2% की आरक्षण की बात की गई है, जबकि इनको अगर अधिकतम सीमा आयु सीमा की छूट दी जाए तो इनको लिए कोई सीमा की छूट नहीं है। और फ्रीडम फाइटर के जो सर्टिफिकेट बनेगा वह जिला अधिकारी के द्वारा बनेगा। अगर भूतपूर्व सैनिक की बात की जाए तो इनको 5% की छूट दिया गया है और इनको 3 वर्ष और इनको छूट मिला है, स्टार लगाया है, तो इसको डिटेल में जाकर आप देख सकते हैं। और इनके पास प्रमाण पत्र जो होना चाहिए वह यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो यह अधिकारी जारी करते हैं उन्हीं के द्वारा जारी किया गया हो। और एक सबसे गौर करने वाली बात जो है वह महिला आरक्षण की बात की गई है। महिला आरक्षण जो है 20% कुल पदों पर 20% जो महिलाएं रखी जाएंगी और यह डिटेल में दिया गया है, इसको आप लोग भरते समय पढ़ लीजिएगा। यहीं ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया की बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश जो पुलिस प्रमोशन बोर्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड है, इसके होम पेज पर आपको यह दिखाई देगा। वहां आवेदन का लिंक दिया हो गया होगा, उसी पर क्लिक करिए। क्लिक करने के पश्चात आपको यह सब पद, तीनों पद खुलेंगे। वहां पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप आगे बढ़ के अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखा जाए तो आपका जो भुगतान होगा यह भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग यूपीआई के द्वारा किया जा सकता है। अगर और आगे हम लोग देख लेते हैं शुल्क भुगतान। शुल्क भुगतान जैसा कि मैं बतला चुका हूं आप लोगों को, इस माध्यम से शुल्क भुगतान किया जाएगा। और शुल्क
जो होगा वह ऑनलाइन मोड में सफलतापूर्वक जमा होने के बाद अभ्यर्थियों के सबमिट हो जाएगा। और यदि अंतिम रूप से सबमिट नहीं हो पाया है तो अंतिम तिथि पर यह स्वतः मतलब अपने आप, अगर मान लीजिए आप इसको सबमिट नहीं भी की दबाए हैं तब भी अगर आपका फार्म पूर्ण हो चुका है तो यह स्वतः ही अपने आप सबमिट हो जाएगा। आइए हम लोग डिजिटल लॉकर के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें भी डिजी लॉकर का उपयोग के द्वारा आप लोगों का जो प्रमाण पत्र है वह अपलोड किया जाएगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने आवेदन पत्र में संलग्न किए गए जैसे आपकी शैक्षिक योग्यता, आरक्षण संबंधित, आयु में छूट संबंधित एवं अन्य सभी प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध होंगे। उन्हें डिजी लॉकर के माध्यम से कर सकते हैं, अथवा मान लीजिए नहीं उससे हो रहा है तो आप उसका प्रति स्कैन करके भी जमा कर सकते हैं। और आयु संबंधी छूट का यही मतलब होता है कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और हाई स्कूल का जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आइए महत्वपूर्ण देख लेते हैं। फोटोग्राफ एवं आरक्षण हस्ताक्षर की बात कर लेते हैं। तो अभ्यर्थियों का रंगीन फोटो आवेदन उल्लिखित निर्धारित आकार के अनुसार होना चाहिए, यानी 20 KB से लेके अधिकतम जो होना चाहिए वो 50 KB तक होना चाहिए। यानी फोटो आपका जो हो वह 20 KB से लेके 50 KB के मध्य होना चाहिए और ये स्कैन करना है इसको। और हस्ताक्षर जो होना चाहिए वो 5 KB से लेके अधिकतम 20 KB, सिग्नेचर जो हो आपका वह 5 KB से लेके आपका 20 KB तक होना चाहिए। और रंगीन फोटो का जो आकार हो वह 35 mm होना चाहिए, जो 1.4 इंच से लेके 4.5 इंच यानी 45 mm यानी कि 1.75 इंच का होना चाहिए। और इसमें 75% आपके चेहरे का भाग आच्छादित होना चाहिए, इस पर कोई छाया होया या कोई लाइट न चेहरे पर डायरेक्ट पड़े। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। अभ्यर्थी का फोटो कोई वर्दी आधारित ना हो। अगर आप मान लीजिए कहीं जॉब वॉब कर रहे हैं कोई गवर्नमेंट में, अगर आप इच्छुक हैं इस फार्म को भरने के लिए तो उस वर्दी में रहते हुए आप यह फोटो मत खिंचवा के मत डालिएगा। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ निम्नलिखित मानक के अनुसार होना चाहिए। चेहरे का जो छवि हो वह स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होना चाहिए। नामांकन के लिए फ़ोटो 6 महीने के भीतर होनी चाहिए, यानी कि आपका लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए। सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि, जैसे बैक जो होता है उसकी बात कर रहा है, वह हल्के सफ़ेद या हल्का ग्रे रंग का होना चाहिए। ठुड्डी या शिखर साफ दिखाई देना चाहिए, ठुड्डी से शिखर तक। तटस्थ अभिव्यक्ति यानी मुंह बंद, आंख खुली होनी चाहिए, आंख आपका खुला हो और मुंह बंद होनी चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे यानी जो कान है वह स्पष्ट आपका दिखाई देना चाहिए और आप चेहरे के सीध में हो, ऐसे आपका नहीं फोटो आना चाहिए। चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें दिखाई देनी चाहिए और ग्लास रंगीन नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपका चश्मा जो हो वह पारदर्शी हो। फोटो में टोपी, मफलर आदि धारण नहीं करना चाहिए, ऐसा आपका फोटो नहीं होनी चाहिए। और यह फोटो जो है वह JPEG और JPG और JPE के प्रारूप में स्कैन किया हुआ हो। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। लिखित परीक्षा के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस लिपि लेखा गोपनीय सहायक निम्नलिखित परीक्षा, जो पहले मैं बतला दिया हूँ उसी के बारे में है। यह 100 अंक है आपका। 50 क्वेश्चन इसमें रहेगा, 50 क्वेश्चन इसमें रहेगा, 50 यह क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन यह रहेगा।
और एक एक दो दो नंबर का है, इसलिए 100 अंक का यह हो गया। आपका सामान्य हिंदी अथवा कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य ज्ञान जानकारी एवं समसामयिक विषयक और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता से संबंधित रहेगा। और आपका मानसिक अभिरुचि एवं तार्किक परीक्षण एवं बुद्धि लब्धि से 50 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 नंबर के, और यह आपका 400 नंबर का होगा, 200 प्रश्न होंगे और यह 2.5 घंटे का होगा। यह आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यह कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। और यही सब आपका पूरा दिया गया है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या इसमें आएगा। यह पूरा व्याकरण हिंदी का दिया गया है और यह आपका कंप्यूटर का नॉलेज दिया गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेकर इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को भरने में कोई असुविधा आ रही है तो यूपी गवर्नमेंट पुलिस बोर्ड द्वारा आप लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। और यह हेल्पलाइन नंबर जो है वह आपका 04447749010 है। और यह आवेदन की भर्ती प्रक्रिया के अंतिम तिथि तक यानी कि 30/1/2024 तक यह क्रियाशील रहेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पहला जो दिन है वह 7 जनवरी से यह फार्म चालू हो रहा है। और यह 28 जनवरी इसका लास्ट दिन है। क्योंकि इसमें संशोधन आप जो कर सकते हैं वह 30 जनवरी तक कर सकते हैं। तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। और यही आपका नंबर है, इस नंबर पर आप संपर्क, अगर कोई असुविधा हो रही है तो इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। अथवा आप अगर इसके संदर्भ में डिटेल वीडियो कैसे फॉर्म भरा जाए अगर आप पूछना चाहते हैं या कहीं भी असुविधा हुई हो तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। तो हम जब भी वीडियो अपना दूसरा लाएंगे तो आप इसके संदर्भ में पुनः हम जिक्र कर लेंगे। अब आइए हम लोग नोटबुक IAS संस्थान के बारे में अपने बात कर लेते हैं। आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाइए और नोटबुक IAS वाइट मीडिया एजुकेशन फॉर ऑल टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद हम लोग उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एवं MPPSC यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को हम लोग प्री और मेंस दोनों चला रहे हैं। आप लोग इसको बेहद ही कम कीमत पर हमारे ऐप के द्वारा जुड़ के आप लॉगिन करिए। अगर आपको कोई असुविधा हो रही है तो यह मेरा नंबर है जो कि 24 घंटे आपको 7 दिन उपलब्ध रहेगा। इस पर आप संपर्क करके कोई भी टेक्निकल आपको समस्या आ रही है या ऐप लॉगिन करने में तो इस पर आप संपर्क करके आप कोई भी हेल्प ले सकते हैं। धन्यवाद।